नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है फाइनल अकाउंट। हमने अपनी पिछली क्लास में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को समझाया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और फाइनल अकाउंट को कुछ हद तक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल अकाउंट का अर्थ क्या होता है। तो लाभ हानि को निर्धारित करने, व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते कहते हैं। देखिए, एक पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके पीछे पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और एक व्यक्ति का, एक बिजनेसमैन का यही पर्पज रहता है कि वो साल भर में कितना लाभ हानि प्राप्त कर रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है और उसकी व्यवसाय की स्थिति कैसी है, उसका पता लगाने के लिए हमने जो लेखा तैयार किया उसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। अंतिम लेखा लेखांकन का मुख्य हिस्सा होता है। देखिए, जो फाइनल अकाउंट है वो आपके अकाउंट्स का मेन पार्ट माना जाता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय के लाभ हानि को निर्धारित किया जाता है और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाभ हानि और व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए जो लेखा तैयार करते हैं उसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो एक सामान्य मीनिंग था हमारे पास फाइनल अकाउंट का। उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के? दी गई अवधि में व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ या हानि का निर्धारण करना, एक निश्चित समय बिंदु पर इसकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना फाइनल अकाउंट का प्रथम उद्देश्य माना जा गया। देखिए, जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, जनरली हम 1 साल के लिए फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। जो हमारा फाइनल अकाउंट बनता है वो सामान्यतः 1 साल का होता है। 1 साल के अंतर्गत हमने कितना लाभ हानि कमाया है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसका पता लगाने के लिए हम जो अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं उन्हीं को फाइनल अकाउंट कहते हैं और फाइनल अकाउंट का यही मेन पर्पज होता है। इसके साथ में और भी कुछ इसके उद्देश्य होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है संस्था के आर्थिक संसाधन एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना तथा उनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दर्शाना। कहने का मतलब होता है कि संस्था के आर्थिक संसाधन का मतलब होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जो फाइनेंशियली पैसा आ रहा है उसके आंकड़े उपलब्ध कराना होता है। फाइनेंशियली जो डेटा होगा वो अवेलेबल कराने का काम आपके फाइनल अकाउंट करते हैं। संस्था के परिचालन लाभ तथा शुद्ध लाभ के आंकड़े उपलब्ध कराना तथा उनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दर्शाना होता है। आपकी संस्था में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, उस और वो अपने फाइनेंशियली जो आपके असेस्ड लायबिलिटीज कितनी है उन पर उसका क्या इफेक्ट होता है, उन सारी चीज़ों को हम बाय फाइनल अकाउंट समझ सकते हैं। वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्रदान करना। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले पर्सन हैं, जो इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं या जिनके लिए हम ये बनाते हैं, उनको पर्याप्त सूचनाएं प्रदान करने का काम भी आपके अंतिम खाते करते हैं। व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रकट करना, मतलब आपके बिजनेस की रियलिटी पता लगाई जाती है कि हमारे पास क्या कितना है, कितने असेस्ट है, कितने लाइबिलिटीज है, वो सारी चीज़ें आपको एज ए फाइनल अकाउंट बना के बताया जाता है या दर्शाया जाता है। भावी क्रियाकलापों के आधार पर प्रस्तुत करना मीन्स आपके इन फ्यूचर आपको क्या क्या रोल रह सकते हैं, कौन सी नई असिस्ट खरीदनी पड़ सकती है, कौन से दायित्व निर्धारित हो सकते हैं, उन सब के बारे में आपको एक पूर्व ज्ञान हो जाता है। तो ये थे अंतिम खाते के उद्देश्य। अब ये फाइनल अकाउंट को प्रयोग कौन करता है, इसके यूजेस कौन करने वाले हैं, ये हम किसके लिए बनाते हैं? तो सबसे पहला व्यक्ति आता है व्यवसाय का स्वामी। जो पर्सन बिजनेस का स्वामी है, जिस व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी कहलाएगा या अंशधारी भी कहते हैं उसको। वो इन अंतिम खातों को प्राप्त करता है, इन अंतिम खातों से अपने भावी कुछ योजनाएं बनाने का कार्य करता है। दूसरा होता है प्रबंधक। संस्था के स्वामी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो आपका मैनेजर है, जो आपकी संस्था को चलाने वाले हैं। देखिए, स्वामी पैसा लगाते हैं, लेकिन उस संस्था को चलाने के लिए एक मैनेजर को रखा जाता है। जो मैनेजर है, जो आपका प्रबंधक है, वो प्रबंधक को भी आपको अंतिम खाते बना के देने होते हैं, ताकि वो अपने जो स्वामी है या जो व्यवसाय में जिसने पैसा लगाया है उसकी जो उसने उत्तरदायित्व तो निर्धारित की थी वो किस हद तक पूरी हुई है, उस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं। देखिए, कोई भी बैंक आपको लोन देती है, कोई फाइनेंशियली कंपनी आपको लोन देती है, तो वो किस आधार पर लोन देगी, उसके लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सरकार एवं नियामक प्राधिकारी। देखिए, सरकार का तात्पर्य यहाँ पे ये रहता है
कि जो सरकार है वो भी आपके फाइनल अकाउंट चेक करती है, क्योंकि उन्हें भी आपको अपने फाइनल अकाउंट शो अप करने होते हैं। कारण यही है कि टैक्स की बात आती है, आपके फाइनल अकाउंट के आधार पर ही हमें पता चलता है हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना हमारे को लॉस हो रहा है। तो उस लाभ और हानि के आधार पर ही आपको सरकार को कर देना होता है, सरकार से कुछ अनुदान प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट आते हैं लेनदार। लेनदार का मतलब होता है कि आपकी संस्था या आपके बिजनेस के जो मांगने वाले पर्सन होते हैं वो भी आपके फाइनल अकाउंट चेक करते हैं। कारण ये है कि आपके फाइनल अकाउंट के बेस पर ही वो इन फ्यूचर आपको उधार देने की कोशिश करेंगे। आपके कर्मचारी, आपके जितने एम्प्लॉय है वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको ये लगे कि हमारा फ्यूचर इस संस्था में कब तक है। क्योंकि देखिए कोई भी संस्था उस समय अच्छा ग्रोथ उस समय सही चलेगी जब वो प्रॉफिट में चल रही है। जब संस्था प्रॉफिट में चलती है तब उसके कर्मचारी एक सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर नहीं है। क्योंकि जब संस्था लॉस में चलती है तो कर्मचारियों को डर रहता है निकालने का, छटनी का डर रहता है, क्योंकि जब संस्थाएं लॉस में चल रही है तो उन्हें कौन रखेगा। तो ये कंडीशन रहती है कि उन्हें भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और देखने का काम करते हैं वो। नेक्स्ट आते हैं कुछ एक्सपेंसेस समझते हैं हम आपके सामने। सबसे पहला आता है पूंजीगत व्यय। देखो खर्च आपको हमने समझाया था, खर्चा क्या होता है। खर्च का तात्पर्य रहता है कि आपके पास किसी सेवा के बदले में जो आप धन चुकाते हो उसे खर्च कहते हैं। तो हमारे पास खर्चे यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय और स्थगित आयगत व्यय। जनरली हमारे पास 2 होते हैं, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। पहला आता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। देखिए इसका सामान्य अर्थ है ऐसा व्यय जो स्थायी संपत्ति को खरीदने, इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने, व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को 2 या अधिक वर्षों तक बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। हम इस डेफिनेशन के एक एक लाइन को फिर समझते हैं। ऐसा व्यय जो स्थायी संपत्तियों को खरीद रहे हैं। देखिए जो भी फिक्स असेस्ट है, असेस्ट हमारे पास अलग अलग प्रकार की होती है। जहां फिक्स असेस्ट होती है, फिक्स असेस्ट मीन्स बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, बहुत सारी ऐसी जो चीजें जो स्थायी नेचर की हैं, उनको खरीदने के लिए यदि कोई खर्चा किया है तो उसे क्या बोलोगे, कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आते हैं इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, मतलब उन्हें रिन्यूअल कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए जो हम खर्च करते हैं उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। और व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को 2 या अधिक वर्षों तक बढ़ाने के लिए, मतलब आप अपने बिजनेस की प्रॉफिट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और वो लॉन्ग टर्म बढ़ाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय का लाभ 1 से अधिक लेखा अवधियों तक मिलता है। ये खर्चे ऐसे होते हैं जिनका आपको प्रॉफिट, देखिए हम खर्चा करते हैं तो किसी न किसी प्रॉफिट के पर्पज से करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको मार्केट जाना था, मार्केट जाने के लिए आपने एक ऑटो का यूज किया है, मतलब आप ऑटो में बैठ के गए हो, आपने 10 रुपए दिए हैं, तो आपके जो 10 रुपए खर्च हुआ है तो उसके बदले में आपको उसकी सेवाएं मिली हैं। आपको क्या प्रॉफिट हुआ है कि आपको पैदल चलकर नहीं जाना पड़ा है, तो वो आपके लिए एक प्रकार से इनकम या एक कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनको करने के बाद इनका जो बेनिफिट होता है, क्योंकि जो भी आप खर्च करोगे उसका बेनिफिट मिलता है हमको, हमको जो बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म तक मिलता है, 1 से अधिक सालों तक मिलता है। ठीक है, चलिए उसकी कुछ नेचर होते हैं, इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला स्थायी संपत्ति को खरीदने का व्यय। जैसे आपने एक मशीन खरीदी है तो मशीन को लाने का भाड़ा, मशीन को स्थापित करने का खर्चा, वो सब कुछ आपके पूंजीगत खर्च कहलाएगा। स्थायी संपत्तियों को स्थापित करने संबंधी खर्च, अभी जो मैंने बोला ना कि कोई भी असेस्ट आप एस्टेबल कर रहे हो, आप जाके उसे स्थायी मतलब एक लगवा रहे हो, स्थापना कर रहे हो, उस समय जो खर्च होगा वो भी आपके पूंजीगत व्यय कहलाता है। पुरानी स्थायी संपत्ति खरीदने पर उसकी प्रथम बार मरम्मत कराने का व्यय। आपने कोई पुरानी संपत्ति खरीदी है और आपको लगता है कि नहीं इसको एक बार पहले रिपेयर कराकर ही अपने बिजनेस में लेके जाए, तो जब आप खरीद रहे हो उस समय जो आपने रिपेयर करवाया है वो आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस होगा। संपत्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है, जो आपके पास असेस्ट है उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कार थी एक, या जो आपके पास में एक लोडिंग टेम्पो था, आपको डिलीवरी करने के लिए मोटर वैन थी, अब आप उसके लिए उसका रिन्यूअल करवा रहे हो, मतलब उसकी सर्विसिंग करवा रहे हो बार बार।
सर्विस करवा रहे हो, इसका मतलब आपके उसको वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, उसका काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अंशदान और ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी व्यय, जो शेयर एंड डिबेंचर्स होते हैं उनको इशू करने से रिलेटेड जो भी खर्चा आता है वो सारा कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस होता है। लाइसेंस प्राप्त करने का व्यय, देखिए आपको बिजनेस में किसी प्रकार का लाइसेंस लेना है। लाइसेंस का मतलब होता है आप सरकार से काम करने की परमिशन लेते हो, और जब आप सरकार से परमिशन ले रहे हो, परमिशन लेने का यदि कोई खर्च कर रहे हो तो उसको भी हम कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। संपत्ति किस्तों में खरीदने पर देय किस्त मूल्य में मूलधन की राशि आपकी कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस है। देखिए यदि आप किसी संपत्ति को किस्तों में खरीद रहे हो, किस्तों का मतलब होता है उसका पैसा आपने आज नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो, उस कंडीशन में आप जो मूलधन पे कर रहे हो, मतलब जैसे मान लीजिए आपके 10,000 की किस्त है, उसमें 4,000 आपका ब्याज है, 6,000 रुपये आपके मूलधन है। मूलधन तो समझते होंगे आप, तो मूलधन है वो आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। व्यापारिक चिन्ह, ख्याति, पेटेंट, प्रकाशनाधिकार जैसे व्यापारिक अधिकार खरीदने का व्यय, मतलब देखिएगा जैसे आपको ट्रेडमार्क के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हो, गुडविल के लिए हो रहा है, पेटेंट के लिए हो रहा है, तो ये सारे के सारे आपके कैपिटल नेचर होते हैं। संपत्ति क्रय से संबंधित कानूनी व्यय, मुद्रांक शुल्क, देखिए आपने कोई असेस्ट खरीदी है, जैसे कोई जमीन खरीद ली तो उसकी रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, जो लीगल एक्सपेंसेज आ रहे हैं उसका खर्चा है, वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है संपत्ति भवन बनाने हेतु नक्शा बनाना, डिजाइन, पर्यवेक्षण हेतु शिल्पकार आदि को किया गया भुगतान। आपको बिल्डिंग बनाने के लिए आपने जो आर्किटेक्ट को बुलाया है, आर्किटेक्ट का जो खर्चा कर रहे हो, आप ड्राइंग बनवा रहे हो, आपका इंजीनियर आ रहा है, तो वो सारे के सारे आपके कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस होते हैं। व्यापार संचालन में मितव्ययता लाने हेतु किए गए व्यय, देखिए आपको बिजनेस सही ढंग से चले, उसमें कम से कम खर्चा हो गया, उसके लिए जो आपने कुछ ऐसा एक्सपेंसेस किया है तो उसे भी कैपिटल नेचर कहते हैं। संस्था की आय में स्थायी रूप से वृद्धि के लिए बनाई गई योजना पर व्यय, बिजनेस में आपको ऐसा मतलब इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म इनकम के लिए जो आपने प्लान किया है उसके लिए भी आपको कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू नेचर। देखिए कैपिटल के बाद आता है रेवेन्यू, आयगत व्यय। क्या होता है आयगत व्यय? तो व्यवसाय के संचालन के लिए तथा स्थायी संपत्तियों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए किए जाने वाला व्यय आयगत व्यय कहलाता है। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए और स्थायी संपत्तियों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए जो आपने शस्त्र लगा रखी है वो सही ढंग से काम कर लें, उसी के लिए हमने जो खर्च किया है उसे आयगत व्यय कहते हैं। ऐसे व्यय का लाभ एक ही लेखा अवधि में प्राप्त हो जाता है। जो इस प्रकार के खर्च है वो आपको एक ही साल तक बेनिफिट देते हैं। ऐसे व्यय से न तो व्यापार की स्थायी संपत्तियों में वृद्धि होती है और न ही कार्य क्षमता में बढ़ती है। देखिए इस प्रकार के खर्चे करने से आपकी सस्ट नहीं बढ़ती है और ना ही उनका वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, इन संपत्तियों में या इन व्ययों में निम्न एक्सपेंसेस को आप इंक्लूड करते हो, जिसमें पहला आता है माल खरीदना, उसे गोदाम तक लाना और बेचने संबंधी व्यय। आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं, चाहे आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, गोडाउन में ला रहे हो, उनसे रिलेटेड सारे के सारे खर्च आपके आयगत प्रवृत्ति के होंगे। नेक्स्ट आता है संपत्ति, स्थायी संपत्ति की वर्तमान क्षमता बनाए रखने के लिए किए गए मरम्मत व्यय। आपके पास जो भी असेस्ट है उसके अंदर यदि आप रिपेयर करवा रहे हो, उसको उसी कंडीशन में चलाने के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसे आप बोलते हो स्थायी ये आयगत व्यय। व्यवसाय चलाने के व्यय में वेतन, मजदूरी, पानी, बिजली, डाक, तार, टेलीफोन आदि का व्यय, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो छोटे मोटे खर्च होते हैं। ऋण एवं ऋण पत्रों पर ब्याज भी आपका आयगत है, लेनदारों पर ब्याज आपका आयगत है। व्यापार का प्रशासनिक विक्रय वितरण व्यय, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, जहाँ जैसे डिस्काउंट है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सारे के सारे आपके क्या रेवेन्यू नेचर में आएंगे। माल की पूर्ति के अनुबंध को भंग करने पर चुकाई गई क्षतिपूर्ति या जुर्माना, यदि आपने किसी का ऑर्डर लिया है और आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया है, उस समय यदि आपको किसी प्रकार का जुर्माना देना पड़ रहा है तो वो भी आपके इसी के अंतर्गत आएगा, रेवेन्यू नेचर के अंदर। नेक्स्ट आता है
डेफर्ड रेवेन्यू। देखिए इससे पहले था रेवेन्यू, अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू। स्थगित आयगत व्यय। क्या होता है स्थगित आयगत व्यय? स्थगित आयगत व्यय वे आयगत व्यय होते हैं जो जिस लेखा अवधि में होते हैं उस अवधि के साथ साथ इनका लाभ आगामी अवधियों में भी मिलता रहता है। अतः जिन वर्षों में जिस अनुपात में लाभ मिलता है उसी अनुपात में उसे लेखा अवधि में लाभानी खाते में लिखा जाता है। जब तक ये समस्त व्यय लाभानी खाते में अभिलिखित नहीं हो जाते तब तक इन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के शीर्षक में दिखाया जाता है। दुर्घटना में होने वाली हानि या आकस्मिक रूप से होने वाली भारी हानि को स्थगित आयगत व्यय नहीं मानेंगे। भारतीय लेखा मानक 5 के अनुसार जिस वर्ष ऐसी हानि हो उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लिखा जाना चाहिए। स्थगित आयगत व्यय निम्नलिखित शामिल है। देखिए इस डेफर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जिसको आपने किए हैं तो उनका बेनिफिट एक से ज़्यादा सालों में मिल रहा है, उस साल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको उसका बेनिफिट एक से अधिक वर्षों तक मिले जा रहा है, उसे कहेंगे आप स्थगित आयगत व्यय। जैसे प्रारंभिक व्यय, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आपने खर्च किया था उसे प्रारंभिक व्यय कहते हैं। जो आपके बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं, उन खर्चों को आप स्थगित आयगत व्यय कहोगे। विज्ञापन पर अधिक व्यय, यदि आपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है तो वो भी आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज होगा। मरम्मत पर अधिक व्यय, यदि आपने रिपेयर्स पे बहुत ज्यादा खर्च किया है तो उसे भी आप डेफर्ड रेवेन्यू कहेंगे। विशेष अनुसंधान व्यय, अच्छे स्थान पर व्यापार को ले जाने का व्यय एवं अंश ऋण पत्रों पर कमीशन है। तो ये जो सारे खर्चे हैं वो आप रेवेन्यू नेचर कहलाएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू नेचर। अब हम एक छोटा सा अंतर समझते हैं कि स्थगित आयगत और पूंजीगत में क्या अंतर है, क्योंकि कॉमन सी बात है, अभी हमने देखा था आपका जो पूंजीगत व्यय है वो भी एक से अधिक सालों तक बेनिफिट देते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू भी एक से अधिक सालों तक देते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, तो हम अंतर पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। स्थगित आयगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय उपयोगिता की दृष्टि से एक समान होते हैं। उपयोगिता का मीन्स होता है कि जैसे इनका नेचर जनरली एक जैसा ही है कि दोनों ही एक से अधिक तक लाभ मिलता है, दोनों में एक से अधिक सालों तक लाभ मिलता है। इन्हें एक नहीं माना जा सकता बट इनको एक जैसा नहीं मानते हैं। स्थगित आयगत व्यय हो जाने के पश्चात किन्हीं कारणों से व्यापार बंद हो जाए तो इनकी वसूली नहीं की जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि यदि आपका डेफर्ड रेवेन्यू, जैसे मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट कर लिया और बहुत भारी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट किया है, अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, उसके बाद किसी कारण से अगले वर्ष आपका बिजनेस बंद हो जाए तो क्या आपने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ पैसा वापस ले सकते हो लोगों से? नहीं मिलेगा ना, वो तो जो खर्च हो गया वो वापस नहीं आता है। परंतु पूंजीगत व्यय की दशा में व्यापार बंद हो भी जाए तो भी संपत्ति का विक्रय करके मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। यही यदि आपने कैपिटल नेचर में यदि कोई मशीन खरीद के रखी है और आपका बिजनेस बंद हो गया तो मशीन बेच के पैसा आ जाएगा। पूंजीगत व्यय में व्यापार की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। यदि आप कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस कर रहे हो तो ऐसे में बिजनेस स्ट्रांग दिखता है, जबकि आयगत व्यय चिट्ठे में दिखाई देना तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर आर्थिक स्थिति का परिचायक है। यदि आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में दिखाए हैं तो इसका मतलब आपको ये समझा जाएगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, क्योंकि हम उसी टाइम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं जब हम उसको उस साल राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब हमें हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है तभी हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो एक प्रकार से उसको अच्छा नहीं माना गया है। तो एक दोनों में अंतर थे। नेक्स्ट आता है पूंजीगत एवं आयगत में क्या अंतर है, दोनों में क्या हम अंतर हो सकते हैं। पहला आता है स्थायी संपत्ति की खरीद तथा लगवाने पर होने वाले पूंजी व्यय, जबकि चल संपत्तियों की खरीद तथा गोदाम तक लाने पर का व्यय आयगत व्यय होता है। हम ये कहते हैं कि स्थायी संपत्तियों को खरीदने और लगवाने का जो खर्चा होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल नेचर, और जो स्थायी संपत्तियों के अलावा बाकी की जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो करंट असेस्ट है, लिक्विड असेस्ट है, या बिजनेस चलाने के लिए जो आपका स्टॉक है या गुड्स है, उन सबके लिए जो खर्चा करते हो वो आपका आयगत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्थायी संपत्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने संबंधी व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जो भी आपकी स्थायी संपत्ति लगी है उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो
उसे तो आप पूंजीगत व्यय कहते हो। जबकि पुरानी संपत्ति के बनाए रखने हेतु, मतलब आपका बिजनेस सही ढंग से चले, आपके असिस्ट सही ढंग से काम करें, उसके लिए आप जो खर्चा करते हो उसको हम बोलते हैं आयगत व्यय। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास एक कार है या बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल है, उसके अंदर आप रेगुलर डीजल डाल रहे हो, उसके अंदर फ्यूल डाल रहे हो, वो तो आपका होगा आयगत व्यय। और आप उसे टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हो, ऑयल चेंज करवा रहे हो, उसमें पानी बदल रहे हो, उसकी मशीन को साफ करवा रहे हो, वो होता है आपका स्थायी मतलब पूंजीगत व्यय। मतलब आप किसी असिस्ट की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो खर्चा कर रहे हो वो कैपिटल एक्सपेंसेज है, और उसे रेगुलर रन करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेज। व्यापार की लाभार्जन क्षमता में स्थायी वृद्धि या संचालन व्ययों में स्थायी कमी करने के लिए संबंधित व्यय को पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। कि बिजनेस का जो प्रॉफिट्स कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब एक इंक्रीजिंग करने के लिए जो खर्च करोगे उसको तो आप क्या बोलोगे, पूंजीगत व्यय है। और बिजनेस व्यापार सामान्य संचालन में के व्यय को आयगत व्यय कहते हैं। जो बिजनेस को नॉर्मली रन करना है, चलाना है, उससे हम आयगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय 2 या अधिक लेखा अवधियों के लिए होते हैं, जबकि आयगत व्यय एक लेखा अवधि से संबंधित है। जो भी आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज है वो 1 से अधिक वर्षों तक होता है, और आयगत व्यय एक ही वर्ष से संबंधित होता है। नेक्स्ट आते हैं ऐसे व्यय जो आगमत प्रकृति के दिखते, मतलब रेवेन्यू नेचर के दिखते हैं परंतु पूंजीगत की तरह लेखांकित होते हैं। दिखते तो हैं वो रेवेन्यू नेचर, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट होता है, उनका लेखा करते हैं, वो करता है एज ए पूंजीगत की तरह। जैसे कच्चा माल जिसका व्यापार हो। स्टोर से मजदूरी का प्रयोग स्थायी संपत्तियों को स्थापित करने, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हो तो पूंजीगत व्यय की तरह लेखांकित किया जाएगा। देखिए, यदि कोई माल या मजदूरी हमने किसी स्थायी संपत्ति को लगवाने के लिए खर्च किया है या उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च किया है, तब उसे हम पूंजीगत व्यय की तरह लेखा करेंगे। दलाली, कमीशन, कानूनी व्यय जो स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए चुकाए गए हैं तो पूंजीगत व्यय होगा। मरम्मत एवं नवीनीकरण, किसी स्थायी संपत्ति को खरीद कर उसे शुरू करने से पूर्व लगाया है तब तो उसका लेखा पूंजीगत होगा। नवीन उत्पाद को बनाने के लिए किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय को पूंजीगत व्यय की तरह लेखांकित किया जाएगा। व्यापार प्रारंभ होने से पूर्व या भवन तथा मशीन के निर्माण काल से संबंधित। देखो, मैं ये इस बात को क्लियर कर लेता हूँ कि बिजनेस में यदि किसी प्रकार की संपत्ति को बनाने के लिए आपने कोई भी खर्च किया है, वो चाहे किसी भी प्रकार का दिख क्यों नहीं रहा हो, आपके लिए वो एक प्रकार से पूंजीगत व्यय ही कहलाएंगे। तो ये था आपका रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू नेचर, इस प्रकार के सारे एक्सपेंसेस थे। देखिएगा, हमने अपनी इस क्लास के अंदर जनरली फाइनल अकाउंट का मीनिंग समझा, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, इन सभी एक्सपेंसेस के बारे में देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेंसेस समझ में आए होंगे। साथ में आपको इन एक्सपेंसेस के लिए नोट्स तैयार करने हैं। ये खर्चे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं फाइनल अकाउंट समझने के लिए। आप जब फाइनल अकाउंट प्रॉपरली समझोगे तो आपको इनका पता होगा, क्योंकि हमारे पास 3 फाइनल अकाउंट हैं। पहला आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर सारे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं, और रेवेन्यू सारे के सारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आते हैं। तो हमें ये पहले से थोड़ा सा क्लियर हो कि रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है, तो हम फाइनल अकाउंट इजीली समझ पाएंगे। तो आई होप आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ गए होंगे। साथ में आप इनको अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। हम अपनी अगली क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करेंगे, जहां हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सारी किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपको काम करना है। तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। यदि फिर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। धन्यवाद।